This conference will now. So, our course, we are starting further on it, AZ 900 Microsoft Azure Fundamentals. So, we are still here in Azure Architecture and Services, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं. And today's topic is related to virtual networking, which include the purpose of describing virtual networking, purpose of virtual networking, Azure subnets, peering, VPN gateway, VPN gateway, express route, and public and private endpoints. So, as you know, we have already covered Azure DNS, so we will not be discussing further again Azure DNS. If you have missed that presentation, so there was a full presentation of Azure DNS, and you can view it uh, later on. The recording is provided to you already. So let's move on. हम चलते हैं आगे. अच्छा, जनरली एजूर वर्चुअल नेटवर्किंग है क्या? तो एजूर वर्चुअल नेटवर्किंग वैसे ही नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज है जो आपके ऑन प्रेमिसेस पे आपके पास होती थी, तो वही चीज़ अब वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपके लिए अवेलेबल होती है, और उसको एजूर वर्चुअल नेटवर्किंग कहते हैं. तो वर्चुअल नेटवर्क्स फिजिकल नेटवर्क से बजाय वर्चुअल नेटवर्क्स हो गए. वर्चुअल नेटवर्क्स यू समझ लें कि आपके स्विचेस हैं, और उसमें आप केबल्स लगा सकते हैं, उसमें पोर्ट्स हैं या चीज़ें हैं, वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आईपीज असाइन कर सकते हैं, सबनेट्स बना सकते हैं, और मुख्तलिफ रिसोर्स को उन अम, जो आईपीज हैं, सबनेट्स हैं, वर्चुअल नेटवर्क्स हैं, उनके ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं. वेब एप्स हैं आपके. आगे फर्दर फिर जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, तीनों जो हैं चीज़ें वो आपस में इनके थ्रू कनेक्ट की जा सकती हैं. तो ये एक जो कनेक्टिविटी और नेटवर्क्स उससे रिलेटेड सारा ये सेटअप है. इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो पब्लिक एंड प्राइवेट एंड पॉइंट्स. एंड पॉइंट ये है कि जो आपका लेट्स से नेटवर्क कार्ड है या एक डिवाइस है जिसमें वो नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है, तो उसको एंड पॉइंट कह सकते हैं. तो पब्लिक एंड पॉइंट वो है जो आपके लिए पब्लिकली इंटरनेट पे अवेलेबल है. आपकी कोई वर्चुअल मशीन है, वो आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप उसको ब्राउज कर सकते हैं, एसएसएच कर सकते हैं, आरडीपी कर सकते हैं, तो वो आपका उसमें एक पब्लिक एंड पॉइंट है, और वो नेटवर्क से के साथ वो कनेक्टेड है. जो प्राइवेट एंड पॉइंट है वो भी नेटवर्क स्विच के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो उसको प्राइवेट आईपी मिली हुई है, और वो सिर्फ विद इन एज्योर कनेक्ट पॉसिबल है कि एक्सेस किए जा सके. ये वही कॉन्सेप्ट है जैसे कि आपके घर में मुख्तलिफ पीसीज हैं, आप एक से दूसरे पीसी को पिंग कर सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई आपके उस पीसी तक नहीं पहुंच सकता. तो इसमें नेटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है. वो जो इंटरनल आपका सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, लेकिन बाहर से कोई आके इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकता. एक और एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपका जैसे जैम्प है या आपका विजुअल स्टूडियो है, उसमें वेब सर्वर उसी तरह से चल रहा है, लेकिन उस वेब सर्वर को आप वहां से वेबसाइट लाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके पास एक पब्लिक एंड पॉइंट नहीं है, वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है. तो ये दो एक कॉन्सेप्ट हैं, ये एजूर की तरफ से यूज होते हैं, पब्लिक एंड पॉइंट और प्राइवेट एंड पॉइंट. अच्छा, ये प्राइवेट एंड पॉइंट के लिए एजूर का इंटरनल डीएनएस है, वो भी अवेलेबल होता है, लेकिन उसके बारे में फर्दर डिटेल्स इस कोर्स में है नहीं, तो मैं उसको कवर नहीं करूँगा. कि लेट्स से आपकी प्राइवेट नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस हैं, वो अगर कंप्यूटर नेम से एक दूसरे को एक्सेस करती हैं, जैसे आप विजुअल स्टूडियो में सॉरी मैनेजमेंट स्टूडियो में
सिस्टम का नाम लिख के उसको कनेक्ट कर लेते हैं, तो उस तरह से अगर इंटरनली कनेक्शन है तो उसके लिए इंटरनल डीएनएस होता है। और जो पब्लिक एंड पॉइंट है उनके लिए प्राइवेट डीएनएस, जो आपका पब्लिक डीएनएस है वो आपके लिए काम कर रहा था, जो कि हम नॉर्मल डीएनएस में हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट की साइट से ही learn.microsoft.com, वहाँ पे से मैंने ये लिए हैं। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके चीज़ें आपके लिए प्रेजेंट कर सकूँ। तो ये मुख्तलिफ 7 पॉइंट्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे और हर एक पॉइंट के से रिलेटेड उसकी सर्विस है तो वो हम डिस्कस करेंगे। जो ये पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड जो हमारे सर्विसेज यूज़ होंगी, तो उसमें वर्चुअल नेटवर्क्स है जिसको वीनेट भी कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। फिर सर्विस एंड पॉइंट्स हैं, इसको भी देख लेंगे। वीपीएन गेटवे है, ये इम्पोर्टेंट है। एक्सप्रेस रूट है, ये अ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट मैं कह सकता हूँ। रूट टेबल्स हैं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, बीजीपी भी इसे कहते हैं। ये जो इनका जिन्होंने सिस्को या उससे रिलेटेड कोई कोर्स किया हो तो उनको इसका और फर्दर भी आइडिया होगा। प्रोटोकॉल है ये। और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स, जो कि इसको एज ए फायरवॉल भी हम कह सकते हैं। नेटवर्क वर्चुअल अप्लायंसेस हैं और वीनेट पीयरिंग है। तो वो जो पॉइंट्स थे उनको इसके साथ रिलेट कैसे करते हैं वो ये फर्दर आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम ज़रा डिटेल में कवर करेंगे उनको मैंने ज़रा हाईलाइट किया हुआ है। एक्सप्रेस रूट को ज़रा हल्का फुल्का मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसका जो है इतना डिटेल नहीं है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें अगर हम देखें आइसोलेशन एंड सेगमेंटेशन, तो उसको हम देख लेते हैं। आइसोलेशन एंड सेगमेंटेशन, तो हमें एज़्योर की नेटवर्किंग जो है वो एक आइसोलेशन प्रोवाइड करती है, एक सेगमेंटेशन प्रोवाइड करती है। जो नेटवर्किंग होती है तो उसका मकसद ये होता है कि हमारे 10 सर्वर्स हैं, कुछ हमने इंटरनेट पे फेसिंग सर्वर्स होंगे, कुछ बैकएंड सर्वर्स होंगे, कुछ चीज़ें हम एक प्रोजेक्ट में रखना चाहते हैं, कुछ चीज़ें दूसरी प्रोजेक्ट में रखेंगे, कुछ सर्विसेज जो हैं वो अम, किसी एनक्रिप्टेड कनेक्शन से होंगी, कुछ अनएनक्रिप्टेड कनेक्शन से होंगी। तो उसके लिए आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें मुख्तलिफ आपने सेटअप करनी होती। तो वो सेगमेंटेशन और आइसोलेशन की ये अ, उसमें आ जाते हैं कि आपके जो नेटवर्किंग है वो आपको आइसोलेशन देती है। अगर आपकी कोई बैकग्राउंड सर्विसेज है जिनको आपने प्राइवेट आईपीज दिए हुए हैं, वो प्राइवेट वीपीएन प्राइवेट वीनेट में है, तो उनको वो आइसोलेशन जो है कवर करती है। सेगमेंटेशन जो है फर्दर उसकी हमने डिवाइड की हुई चीज़ें, तो सेगमेंटेशन से रिलेटेड वो है। अच्छा, यू सेकंड जो है इंटरनेट कम्युनिकेशन। तो अगर आपने जो आपकी सर्विसेज हैं उनको ऑब्वियसली इंटरनेट चाहिए होगा, मोस्टली को चाहिए होगा, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ना चाहिए हो। तो इंटरनेट कम्युनिकेशन उनको चाहिए, तो उसके लिए पब्लिक आईपी आप असाइन कर रहे हैं या और अ, किसी तरीके से, जैसे लोड बैलेंसर एक है उसके जरिए आप इंटरनेट तक उसकी एक्सेस इंटरनेट से उसकी एक्सेस इनेबल करा रहे हैं। तो ये इंटरनेट कम्युनिकेशन में ये आ रहा है। मैं अगर इसकी एक पिक्चर बेस्ड एक एग्जांपल है, एक हमारी ये एसक्यूएल सर्वर मैनेज्ड इंस्टेंस है एसक्यूएल का। इसको दो ऑप्शन है, या तो मैं बैकएंड पे रखूं और वेब सर्वर इसके साथ कनेक्ट हो, या मैं ये भी कर सकता हूँ कि नहीं, इसके साथ मैं अगर एग्जांपल दूं, मेरी मोबाइल की डिवाइसेस है, मोबाइल की मेरी एप्लीकेशन है,
वो जो है उसको चाहिए कि वो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सके और वहां से वो भी डाटा ला सके, तो मुझे ज़रूर उसको पब्लिक करना पड़ेगा। तो मैं जो पब्लिक एंड पॉइंट है ये मैं इनेबल करूंगा, तो मैं फिर इसको इंटरनेट से एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि ये इसका एक एंड पॉइंट यूआरएल इसका बन रहा है और ये पोर्ट बन रहा है, तो इसके ज़रिए मैं इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता हूँ। इसको मैनेजमेंट स्टूडियो में ऐड करके वहां से एक्सेस कर सकता हूँ। अगर ये मैं डिसेबल कर दूंगा तो फिर पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा, फिर मेरी सिर्फ वेबसाइट जो है वो अगर इंटरनल उसके साथ इस डेटाबेस के साथ उसका लिंक बना हुआ है तो सिर्फ वही एक्सेस कर सकेगी। तो ये एग्जांपल मैंने जो इंटरनेट के साथ पब्लिक एंड पॉइंट और प्राइवेट एंड पॉइंट का से रिलेटेड ये एग्जांपल है। अच्छा, अब हम ये थर्ड जो उसके फीचर था, कम्युनिकेट बिटवीन एज्योर रिसोर्सेज। तो एज्योर रिसोर्सेज हैं डिफरेंट, हमारे कोई वर्चुअल मशीन है, कोई वेब ऐप है, डेटाबेस है, और मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस हो सकती हैं, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट फीचर्स हैं उनके। तो उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए फिर वर्चुअल नेटवर्क आता है, या वीनेट भी इसे हम कहते हैं। और फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है ये प्राइवेट नेटवर्क का, और उसके साथ साथ फिर आगे बाकी इंटरनेट कनेक्टिविटी और चीज़ें वो कनेक्ट होती हैं। तो इसको ऐसे हम अगर एग्जांपल दें, तो अगर आपके घर में या ऑफिस में कोई स्विच है, तो वो एक अच्छा एग्जांपल है। अगर मैनेज स्विच है तो उस स्विच के जरिए सारे के सारे कनेक्टेड हैं, तो ये वर्चुअल नेटवर्क वही फंक्शनलिटी आपको एज्योर में दे रहा है कि सारे आपके डिवाइसेस, सारी आपके सर्विसेज जो हैं आपस में एक दूसरे के जरिए इससे कनेक्ट होती हैं। जब भी हम कोई वर्चुअल मशीन बनाते हैं, तो अगर आपने देखा हो उसमें एक वर्चुअल नेटवर्क का ऑप्शन होता है कि आपने एग्जिस्टिंग किसी वर्चुअल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है या नया कोई बनाना है, तो वो आप उस टाइम जो है डिसीजन लेके वो कर लेते हैं। सबनेट जो है इसमें फिर फर्दर हम अगर इस वर्चुअल नेटवर्क को अगर हमने फर्दर डिवाइड करना है मुख्तलिफ सेक्शंस में, तो उसको हम सबनेट कहते हैं, सब डिविजन ऑफ वर्चुअल नेटवर्क। मुख्तलिफ रीज़न से की जाती है, सिक्योरिटी रूल्स की जो हैं उस पर अप्लाई करके मुख्तलिफ उसको यूज़ की जा सकता है। अच्छा, सब नेटिंग जो है ये कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग का, कोर नेटवर्किंग का, जिसमें आईपीज और उनकी सब नेटिंग जो है वो आती है। तो एज्योर में भी वही सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और वो बड़ा इजीली आपके लिए जो है सब नेटिंग के फीचर जो हैं वो आपके लिए इनेबल कर देता है। हर सबनेट को एक यूनिक आईपी की रेंज मिल जाती है, और सेम वीनेट में हो तो वो एक दूसरे के साथ उस वीनेट के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी ग्रुप्स जो हैं उनकी हेल्प भी आ जाती है। सिक्योरिटी ग्रुप को फर्दर हम इसमें डिटेल में ज़रा चेक करते हैं। मैं अब जो हमने थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी, तो उसको मैं ज़रा एक विजुअल फॉर्म में मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, और फिर आगे हम इसको एज्योर पोर्टल में भी देख लेंगे। लेट्स से मेरा ये इंटरनेट है, एज्योर का इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरा, ये फुल मैंने ये एक रिसोर्स ग्रुप हो गया मेरा पूरा। उस रिसोर्स ग्रुप में जो मेन चीज़ है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वर्चुअल नेटवर्क है। तो वो वर्चुअल नेटवर्क ही मेरा चीज़ें सारी मैनेज कर रहा है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। ये भी हो सकता है एक रिसोर्स ग्रुप में मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स हो सकते हैं। मैं फिलहाल ये एक वर्चुअल नेटवर्क से ही रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो उस एक वर्चुअल नेटवर्क में फिर हमने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स जो हैं दो अलग बनाए हुए हैं, यूँ समझने के दो फायरवॉल से बनाए हुए हैं, और दो सबनेट्स भी बनाए हुए हैं। ये बैक एंड सबनेट है, ये फ्रंट एंड सबनेट है। फ्रंट एंड सबनेट को जो है हमने इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ है, ये एक लोड बैलेंसर लगाया हुआ है,
और उसमें मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हैं और उसमें हमने डीएनएस भी रखा हुआ है। हम जो अभी लेट्स से आखिर में डेमो करेंगे तो उसमें हम एक वर्चुअल मशीन बना के और उसको इंटरनेट फेसिंग आईपी देके उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे फिर, और इनफैक्ट एक्सेस भी वाया वीपीएन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा जो वेब सर्वर है, ये डेटाबेस के साथ भी कनेक्टिविटी इसको चाहिए, तो वो हमारे बैकएंड के साथ ये कनेक्टिविटी है इसकी, और बैकएंड में हमारे फिर फर्दर वर्चुअल मशीन्स हैं जो कि इंटरनेट फेसिंग नहीं है और उस पर इंटरनल लोड बैलेंसर कोई लगाया हुआ है, लेकिन इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसके कोई मसला नहीं है। हम एक वेब सर्वर है, एक डेटाबेस सर्वर है और आपस में दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। बैकएंड सबनेट इसका अलग बना हुआ है, इसका फ्रंट एंड सबनेट अलग बना हुआ है। तो ये एक हमने एक स्ट्रक्चर सा बना के अपनी एप्लीकेशन उसमें रख दी है। अगर आपका आईपीस का नॉलेज है तो आपको बहुत इजी होगा ये सारी चीजें समझने में। कोई क्वेश्चन है इसमें? सर ये जो सेकंड डायग्राम है डेटाबेस सर्वर के अंदर, इसमें ये डीसीवीएम से क्या मुराद है सर यहाँ पे? डीसी जो है डोमेन कंट्रोलर वीएम, तो यहाँ पे वो ऐड किया गया है, लेकिन उसको कंफ्यूज ना करें। हम हमें उसकी जरूरत नहीं है। डोमेन कंट्रोलर आपका एक्टिव डायरेक्टरी का आ जाता है, और ये जो है एक अलग से एक एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर यहाँ पे वैसे दिखाया गया है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है नॉर्मली। एजूर की अपनी एक्टिव डायरेक्टरी है तो उसको यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू सर। तो अगर आपका ऑन प्रेमिसेस में डाटा डोमेन कंट्रोलर का एक्सपीरियंस है तो ये वो ऑन प्रेमिसेस डोमेन कंट्रोलर की तरह का है इस इन्वायरमेंट के लिए। अच्छा, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सर्विस एंड पॉइंट्स की तरफ मैं अब आ गया हूँ, और ये भी हमारा कम्युनिकेट बिटवीन एजूर रिसोर्सेज है। अच्छा, मैं वापस जाता हूँ थोड़ा। हम ये मुख्तलिफ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आइसोलेशन एंड सेगमेंटेशन था, इंटरनेट कम्युनिकेशन था, और थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिकेट बिटवीन एजूर रिसोर्सेज। तो ये कैपेबिलिटीज हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। जो एक्चुअल सर्विसेज हैं या जो एक्चुअल आप यूज करेंगे वो ये चीजें हैं। तो इनका नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास हो। ये एक जनरल कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में एक डिस्कशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इस तरह से डिवाइड किया गया था, तो वो मैं भी उसी फॉर्मेट को लेके चल रहा हूँ। ये इवन ज़रा चीज़ें को शायद आपको अ, अगर मुश्किल ना बना रहा हो तो मैंने ये मेंशन करने की कोशिश की है और इसको ज़रा इजी करने की कोशिश की है। मैं उसी थर्ड ऑप्शन में असल चीज़ अब यहाँ पे हम है वो सर्विस एंड पॉइंट अब हम डिस्कस करने लगे हैं। सर्विस एंड पॉइंट्स कनेक्ट अदर एजूर रिसोर्स टाइप्स। जो वीनेट है हमारा, वो हमें एजूर में जो मुख्तलिफ हमारे वर्चुअल मशीन्स हैं या उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो चीज़ें हैं वो हमें कनेक्ट करने में हेल्प देता है। लेट्स से हमने कोई डेटाबेस की सर्विस है उसको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए सर्विस एंड पॉइंट्स फिर हमारे काम आते हैं। और सर्विस एंड पॉइंट जो है, लेट्स से कोई डेटाबेस एज ए सर्विस मैंने ऐड की हुई है, यहाँ पे डेटाबेस एज ए वर्चुअल मशीन है, लेकिन लेट्स से मैं इस पूरे को निकाल देता हूँ और इसकी जगह डेटाबेस एज ए सर्विस मैंने ऐड कर देता हूँ एजूर की। वो MySQL भी हो सकता है, वो SQL सर्वर भी हो सकता है, MongoDB भी हो सकता है, कोई और हो सकता है। तो वो अगर एक्सेस करना हो इस फ्रंट एंड ने,
तो उसको फिर सर्विस एंड पॉइंट्स के लिए जरूरत पड़ेगी। तो ये अवेलेबल होते हैं। अगर वास्ता पड़ा आपका किसी डेटाबेस की सर्विस या कोई और कोई सर्विस जिसका आपने प्लेटफॉर्म एज सर्विस या सॉफ्टवेयर एज सर्विस यूज कर रहे हैं, तो उसमें इनफैक्ट प्लेटफॉर्म एज सर्विस पे वहां से आपको ये मिलेगा। अच्छा, अब एक वीनेट हो गया, वो इम्पोर्टेंट था। अब सेकंड जो है वो एज्योर का वीपीएन जो है, ये इम्पोर्टेंट है। वीपीएन जो है रिसेंट ईयर्स में बहुत इसकी डिमांड बढ़ी है, बहुत इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है हमारी ओवर द इंटरनेट, तो जैसे हमने पहले जिक्र किया था, कुछ चीज़ें हमारी इंक्रिप्टेड होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती इंक्रिप्टेड। इंक्रिप्टेड हो तब भी हमारी हम बहुत बेस्ट होता है कि आपका जो एक एग्जांपल अगर मैं दूं, एक वर्चुअल मशीन है, उसको अ, वो एज ए वेब सर्वर है, तो इंटरनेट को मैं सिर्फ उसके पोर्ट 80 और 443 दिखाऊं, इंटरनेट से वो सिर्फ एक्सेसिबल हो फॉर ब्राउजिंग। अब इंटरनेट में अब अगर वो वर्चुअल मशीन मेरा, हर कोई इसको आरडीपी कर रहा है, हर कोई आके उसको एसएसएच कर रहा है, हर कोई आके उसको अगर मैनेजमेंट स्टूडियो से एक्सेस कर रहा है, तो उस पे अटैक्स आएंगे, उस पे ब्रूट फोर्स अटैक्स आएंगे। अगर कहीं आपका कोई वास्ता पड़ा हो, कोई विंडोज का सर्वर हो या लिनक्स का सर्वर हो, तो विंडोज के आरडीपी पे, लिनक्स के एसएसएच पे लॉग्स अगर आप देखें, तो हर दिन थाउजेंड्स ऑफ अटैक्स उस पे आ रहे होते हैं, रैंडम आईपी से हर कोई आके उसको चेक कर रहा होता है। और कहीं पे भी उनको जो इजी पासवर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि रूट हो गया और पासवर्ड हो गया उसका, कोई सिंपल सा आपने रखा हुआ है सिक्योरिटी वगैरह उसके डिसेबल करके, रूट 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 और पासवर्ड, रूट और पाकिस्तान, रूट और कोई सिंपल सा कोई वर्ड, तो वो जो है हैक हो जाता है आपका वर्चुअल मशीन। आप सोचते हैं कि ये तो मैंने एक डेवलपमेंट वर्चुअल मशीन बनाई थी यार, इसमें किसी का क्या काम है, लेकिन वो ऑटो बॉट्स हैं, वो आके ब्रूट फोर्स कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और वो आपके जो वर्चुअल मशीन है वो हैक हो जाती है, या और कोई सर्विस है जो इस तरह से एक्सेसिबल है वो हैक हो जाती है। तो वीपीएन जो है इस लिहाज से एक बहुत अच्छा टूल है। अगर आप एजोर में एक वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, उसको आपने अभी लाइव नहीं करना, यूजर्स को नहीं दिखाना, तो आप उसको सिर्फ अपने इंटरनल जो आपका पीसी है या आपका ऑफिस है उसके लिए एक्सेसिबल आप बनाएं। इंटरनेट से लोगों को क्यों आप एक्सेस दे रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट है। और बहुत सारे इसके फायदे हैं। क्लाइंट्स जो हैं उनको मैनेज करने में चीज़ें आसान होती हैं, आपको वो वीपीएन का एक्सेस दे देते हैं, और उनका सारा एजोर का जो भी रिसोर्स ग्रुप का जो आपको एक्सेस दिया गया है, तो वो आप एक्सेसिबल आपके लिए सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है वीपीएन। वीपीएन में दो फिर हमारे पास ऑप्शन है, एक है पॉइंट टू साइट वीपीएन, दूसरा है साइट टू साइट वीपीएन। पॉइंट टू साइट में होता यह है कि मेरा लैपटॉप जो है वो एजोर से कनेक्ट हो जाता है, तो मेरा लैपटॉप एक पॉइंट है और एजोर एक साइट है, तो पॉइंट टू साइट। अब साइट टू साइट क्या होगा? साइट टू साइट ये है कि मेरा ऑफिस है, वो ऑफिस का मेरा राउटर जो है वो डायरेक्ट एजोर के वीपीएन से कनेक्ट हो जाए। तो उससे क्या होगा कि मेरे ऑफिस में जितने भी सिस्टम्स हैं, वो उनको एजोर में जो मेरा रिसोर्स ग्रुप है वो सबके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। तो डेली बेसिस पे आके किसी ने वीपीएन कनेक्ट करने की उनको जरूरत नहीं होगी, वो आएंगे, जो भी उन्होंने सर्विसेज कनेक्ट करनी है तो वो ऑटोमेटिकली उनको एक्सेसिबल मिलेंगी वाया हमारे ऑफिस गेटवे। तो ये एक दोनों में फर्क है, साइट टू साइट, पॉइंट टू साइट। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दें, वरना फिर हम आगे बढ़ जाते सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो ऑफिस साइट टू साइट वीपीएन की आपने बात की सर, तो इसमें वीपीएन के साथ कैसे कनेक्ट होता है एज्योर के साथ सर? जैसे अभी लैपटॉप से हम खुद लॉगिन करते हैं वीपीएन में, हैं। तो ऑफिस में ये कैसे लॉगिन होता है सर एज्योर के साथ ऑटोमेटिकली?
जी, हम जो पॉइंट टू साइट वीपीएन है उसका प्रैक्टिकल है, तो उसमें मैं एज्योर का जो वीपीएन कनेक्टर है वो ओपन करके मैं अपने लैपटॉप में आपको कनेक्ट करके दिखा दूंगा। जो आपका क्वेश्चन है साइट टू साइट वीपीएन, उसमें होता यह है कि जो ऑफिस है वहां पे कोई स्पेसिफिक राउटर होगा, उसमें ये कैपेबिलिटी होगी कि वो एज्योर से कनेक्ट हो सके। क्योंकि वो राउटर है, वो आपके जो ऑफिस है वहां पे सारे के सारे सिस्टम्स को एक रास्ता देता है, तो उस रास्ते पे आपने वीपीएन लगा दिया। तो जब उस रास्ते पे वीपीएन लग गया तो सारे के सारे सिस्टम्स को वीपीएन एक्सेसिबल हो गया। आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। जी सर, थैंक यू। सिर्फ उसमें गेटवे टू गेटवे जो है वो आईपी सेट टनल जो है एग्जैक्टली, एस्टैब्लिश की जाती है। It's 3:30. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी तकरीबन वो साइट टू साइट का ही कॉन्सेप्ट बन रहा है। इसमें टेस्ट वीनेट 1 है, लेट्स से ये हमारा ऑफिस है, इस्लामाबाद ऑफिस है, और उसका एक गेटवे है, वो कनेक्ट हो रहा है बाय वीपीएन टनल, और ये आईपीसेक का ही वीपीएन टनल है, और IKE S2S उसकी इंक्रिप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और जो हमारा एज्योर पे है वहाँ पे वीपीएन गेटवे है हमारा, वो इसको कंट्रोल कर रहा है, और वो फिर हमें एज्योर में ये टेस्ट वीनेट 4 जो है उस तक एक्सेस दे रहा है। तो ये यहाँ पे जो 10.41 का नेटवर्क है या 10.42 का नेटवर्क है, ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं इस 10.11 और 10.12। तो यहाँ से अगर कोई पिंग करेगा इस नेटवर्क की किसी आईपी को, अगर वो आईपी अवेलेबल हुई, किसी सिस्टम को असाइन हुई, तो वो पिंग भी कर सकेगा, और वाया दिस प्राइवेट आईपी उसको ब्राउज करना है या उसको डेटाबेस एक्सेस करना है, तो वो सारी की सारी चीजें वो कर सकेगा। वीपीएन टनल भी इसे कहते हैं। इसमें स्प्लिट टनल जो है नॉर्मली वही कॉन्सेप्ट है। स्प्लिट टनल में होता यह है कि आपका जब वीपीएन कनेक्ट होता है तो आपकी इंटरनेट की ट्रैफिक जो है वो आपकी नॉर्मल चल रही होती है, और अगर आपने किसी आईपी को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपका वीपीएन यूज होता है। तो जब आप whatismyip.com करते हैं तो आपको आईएसपी का ही आईपी मिलता है, लेकिन आपके राउटिंग टेबल में, आपके सिस्टम के राउटिंग टेबल में, आपके लैपटॉप के राउटिंग टेबल में चीजें डिफाइन की गई होती हैं कि अगर 10.41 की कोई आईपी मेरे लैपटॉप ने एक्सेस करनी है तो उसको इंटरनेट पे ना भेजो डायरेक्टली, उसको इस वीपीएन गेटवे के थ्रू भेजो और उसको कनेक्ट करवा दो। तो वो आपके सिस्टम को ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज उसने वीपीएन के थ्रू कनेक्ट करनी है और कौन सी चीज उसने डायरेक्टली वाया इंटरनेट कनेक्ट करनी है। तो इसको स्प्लिट टनलिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। कुछ सर्विसेज हैं वीपीएन की, सिस्को की, बाकी मुख्तलिफ हैं, मुझे अभी नाम उनके भूले हुए। उनमें स्प्लिट टनलिंग डिसेबल्ड होती है, और वो सिस्को या बाकी फोर्टीनेट है उनकी तरफ से ये एक है कि स्प्लिट टनल जो है वो ज़रा सिक्योरिटी के लिए इतना अच्छा है नहीं। बात उनकी वैसे सही है। तो उसमें जब आप whatismyip.com करेंगे, आपको लेट्स से क्लाइंट ने जो वीपीएन टनल दिए हुआ है, फोर्टीनेट का वीपीएन टनल है, तो बाय डिफॉल्ट वो आपको, जब आप व्हाट इज माई आईपी लिखेंगे तो आपको यूएस का कोई आईपी आपको मिलेगा। आपके जो सारी की सारी ट्रैफिक है वो वाया दिस वीपीएन टनल जाके निकलती है यूएस में, तो यहाँ से आपका बिल्कुल पूरा इनक्रिप्ट होके कनेक्शन हो रहा होता है। वही कॉन्सेप्ट अगर आपने कोई सिस्टम पे कोई अपना आईपी छुपाने के लिए मुख्तलिफ वीपीएन प्रोवाइडर्स हैं, फ्री वीपीएन प्रोवाइडर्स हैं, ट्रायल बेस मिल जाते हैं, पेड है, वो आपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो
आपका उसमें भी यही हो रहा होता है। तो इसको फर्दर चलें कम्प्लिकेट किए बगैर, दो ऑप्शन होते हैं, एक स्प्लिट टनल और एक नॉर्मल वीपीएन डिफॉल्ट। एक्सप्रेस रूट क्या है इसको हम फर्दर अब डिस्कस कर लेते हैं। हम फोर्थ पॉइंट में ये कम्युनिकेट विद ऑन प्रेमिसेस रिसोर्सेज। अच्छा, एक्सप्रेस रूट ये है कि एक प्राइवेट कनेक्शन है मेरे ऑफिस से लेके एजूर तक, और ये मुझे देता है कनेक्शन मेरी आईएसपी जो मेरा इंटरनेट कंट्रोल कर रही है, उन्हीं की तरफ से मुझे डायरेक्टली प्रोवाइड किया गया होता है। क्योंकि मेरा इंटरनेट जो है मेरी आईएसपी के साथ लिंक्ड है, मैं जब भी कोई चीज़ ब्राउज करता हूँ तो जाके डायरेक्टली वो लैंड होता है मेरी आईएसपी पे, फिर आईएसपी जो है वहां से आगे मुझे रास्ता दे रही होती है। तो ये एक्सप्रेस रूट में आईएसपी जो है मुख्तलिफ, वो एजूर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है। पाकिस्तान में तो नहीं है ये सर्विस, लेकिन यूएस में, यूरोप में, इवन इंडिया में, मिडल ईस्ट में, बाकी सिंगापुर में, वहां से उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो डायरेक्टली इस एक्सप्रेस रूट के जरिए चीजें कनेक्ट कर सकें आपस में। हाई स्पीड प्राइवेट कनेक्शन है टू एजूर, क्रॉस कनेक्शन थ्रू अ कनेक्टिविटी प्रोवाइडर एट अ कोलोकेशन फैसिलिटी। कोलोकेशन जो है आपका आईएसपी का जो ऑफिस हो गया, जो उनका डाटा सेंटर है, उसको आप कोलोकेशन कह सकते हैं। एक्सप्रेस रूट कनेक्शंस डोंट गो ओवर द पब्लिक इंटरनेट। ये ट्रैफिक पब्लिक इंटरनेट पे जाती ही नहीं है, ये डायरेक्टली आपके आईएसपी से डायरेक्टली एजूर तक पहुंचती है। This allows express route connections to offer more reliability, faster speed, consistent latencies, and higher security than typical connect over the internet. आपका जो VPN टनल है वो आपका ओवर द इंटरनेट टनल है, ये जो है वो आपका ओवर द आईएसपी आपको डायरेक्टली इंटरनेट एजूर से कनेक्ट कर रहा है विदाउट गोइंग टू द इंटरनेट। तो दोनों में ये फर्क है। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेस रूट को हमने डिफाइन करने की कोशिश की है। ये कस्टमर नेटवर्क है, कोई यूएस में हमारा ऑफिस है, उनके पार्टनर एज, उनकी लेट्स से कॉमकास्ट है या और मुख्तलिफ प्रोवाइडर्स हैं इंटरनेट के, वहाँ से हमारी फाइबर है, कनेक्टेड है हमारे यूएस ऑफिस में। उनकी पार्टनर की तरफ से हमें फिर ऑप्शन मिली हुई है, दो उन्होंने एक्सप्रेस रूट जो है दिए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रिकमेंडेड होता है कि आप दो यूज करें कि से एक डाउन हो जाए तो दूसरा जो है संभाल सके। तो वो दो एक्सप्रेस रूट दी गई हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एज जो है माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे, वो वहाँ पे टर्मिनेट हो रही हैं, और फिर उसके आगे फिर आप चीज़ें फिर माइक्रोसॉफ्ट की जो एजोर के हैं चीज़ें सारी वो एक्सेस कर सकते हैं। तो एक ऊपर यहाँ पे सारी जो प्लेटफॉर्म एज सर्विस है वो दी गई है, और नीचे जो है वो हमारा बाकी बीनेट है, ये बीनेट का निशान है, उसकी तरफ डिफाइन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट पीयरिंग फॉर ऑफिस 365, एजूर पब्लिक सर्विसेज पब्लिक आईपीज, और दूसरा है एजूर प्राइवेट पीयरिंग फॉर वर्चुअल नेटवर्क्स। अच्छा, मैं एक्सप्रेस रूट का मैं ये दिखाना चाह रहा था कि हमें एक्सप्रेस रूट प्रोवाइडर्स देख लेते हैं। एजूर एक्सप्रेस रूट प्रोवाइडर्स, तो ये हैं कनेक्टिविटी प्रोवाइडर्स, उसके रीजन्स हैं, लोकेशंस हैं, उसके लिहाज से ये ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो हैं, यूरोप के हैं, नॉर्थ
अमेरिका, एशिया, ये पूरी बहुत लंबी लिस्ट है। ये अब नीचे जो है कमर्शियल एजूर के लिए जो है मुख्तलिफ एक्सप्रेस रूट कनेक्टिविटी प्रोवाइडर्स हैं। तो ये नीचे सारे प्रोवाइडर्स भी लिखे हुए हैं। एयरटेल एक मशहूर उनका है, इंडियंस जो हैं वो, उनके पास ये फैसिलिटी है। क्लाउडफ्लेयर अगर आप जानते हो तो ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, कंटेंट CDNs और मुख्तलिफ और सर्विसेज इनकी बड़ी मशहूर हैं। बाकी सारे ये लिस्ट है प्रोवाइडर्स की जो कि एक्सप्रेस रूट के साथ है। तो डायरेक्टली शायद ये आपसे रिलेटेड इतना ना हो, लेकिन ये कि इसकी नॉलेज थोड़ा बहुत ही इस कोर्स रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रूट नेटवर्क ट्रैफिक से रिलेटेड है। तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें रूट टेबल जो है हमारे पास, तो हमारे पास एजूर में ऑप्शन है कि बहुत डिटेल में मुख्तलिफ रूट्स हैं, वो उनको डिफाइन किया जाए या उनको मॉडिफाई किया जाए। जिस तरह से हमारे ऑन प्रेमिसेस चीज़ें हो सकती हैं, तो उस तरह के राउटिंग टेबल्स की मॉडिफिकेशन जो है वो चीज़ें की जा सकती हैं। और BGP जो प्रोटोकॉल है उसके ज़रिए मुख्तलिफ जो है हम एक्सप्रेस रूट को कंबाइन करके और चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रोटोकॉल जो है वो अवेलेबल है हमारे पास वीनेट गेटवेज में, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6 फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक। जो नेटवर्क की ट्रैफिक है एजूर की तरफ जो आ रही है, उसको फिल्टर भी हम कर सकते हैं। फिल्टर करने की ऑब्वियसली ज़रूरत होगी। फिल्टर हम नॉर्मली किससे करते हैं? फायरवॉल से करते हैं कि मेरा एक पब्लिक आईपी है, उस आईपी पे मैं सारे पोर्ट्स ना करूं, सिर्फ 2-3 पोर्ट्स करूं। तो उसके लिए नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स आ जाते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को हम देखेंगे अभी। और नेटवर्क सिक्योरिटी अप्लायंसेस भी आ जाती हैं। अप्लायंसेस में मुख्तलिफ स्पेशलाइज्ड वर्चुअल मशीन्स बनाई जा सकती हैं, और उसकी बेस पे जो है आप कनेक्टिविटी जो है वो अपनी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एक है ये सोनिक वॉल, एक अप्लायंस है जो कि फिजिकल अप्लायंस है हमारे, हमने यूज़ की हुए ऑफिस में। उसमें 2 इंटरनेट प्रोवाइडर्स हमने कनेक्ट करे थे, और बाकी उसको इंटरनेट के लिए एज ए गेटवे या एज ए राउटर हम यूज़ कर रहे थे। तो वो यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी अप्लायंसेस से वो अप्लायंसेस मुराद है। अगर आप एजूर पे जाएं, जैसे हम न्यू वर्चुअल मशीन बनाते थे तो आप लिखें न्यू नेटवर्क सिक्योरिटी अप्लायंस, तो वो आपको ऑप्शंस मुख्तलिफ आ जाएंगे, जो कि बहुत रेयर है आपके यूज़ के लिए। लेकिन ये है कि एक जनरल सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे कोर्स के हवाले से दे रहे थे। अच्छा, ये लास्ट है 7th ऑप्शन, जिसमें कनेक्ट वर्चुअल नेटवर्क्स। लेट्स से 2 हमारे वर्चुअल नेटवर्क्स हैं, 2 डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप में बने हुए हैं, या हमारे 2 डिफरेंट जगह में बने हुए हैं। 2 वर्चुअल नेटवर्क्स हैं, उनको आपस में कंबाइन करना है, तो उनके लिए वीनेट पीयरिंग जो है हमारी यूज हो रही होती है। क्रॉस रीजन भी कनेक्ट कर सकता है, और डेटाबेस फेलियर्स सिनेरियोज में, और बाकी मुख्तलिफ इसके फायदे हैं। अब वीनेट पीयरिंग जो है इनेबल्स यू टू कनेक्ट एजूर वीनेट्स। VNet peering connecting VNets within same Azure region, और ग्लोबल VNet peering जो है connecting VNet across Azure regions। तो VNet peering के जरिए हम 2 डिफरेंट VNets को कनेक्ट कर सकते हैं। ये उसकी डायग्राम। इसका भी हम ज्यादा इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम अगर देखें हमारे नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन थे इसमें। अब जो आगे हम फर्दर उसको डिटेल में जिनको चेक करेंगे वो हम उसकी तरफ चले जाते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको आइडिया हुआ होगा, समझ आई होगी, कुछ चीज़ों की शायद समझ ना आई हो, लेकिन दैट इज़ फाइन। देखिए, आपको एक सिर्फ
एक जहन में एक पॉइंट आपके पास है कि एक्सप्रेस रूट क्या है, एक पॉइंट आपके पास है कि बीजीपी क्या है। तो वो पॉइंट जो है वो आपके लिए फिलहाल इनफ है। आप जब यूज करने जाएंगे तो उस टाइम आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में आपको आइडिया होगा कि नहीं यार, इससे मेरा कोई काम नहीं है, एक्सप्रेस रूट से मेरा कोई काम नहीं है, इससे मेरा कोई काम नहीं है, वीनेट पीरिंग से मेरा कोई काम नहीं है, नेटवर्क अप्लायंसेस से मेरा कोई काम नहीं है, मेरा काम जो है वीपीएन से रिलेटेड है या मेरा सर्विस एंड पॉइंट से रिलेटेड है। तो वो आपको एक और जैसे ही आप देखेंगे तो वो आपको जो पहले आपने कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में देखा होगा तो वो आपको याद आ जाता है और वो आपको क्लिक करके आपको याद आ जाता है। उसके बाद फिर आप सर्च करते हैं फर्दर, यार ये सर्विस एंड पॉइंट है क्या, और नेट पे सर्च करके फिर आपको फर्दर उसके यूज के लिए आप फिर रेडी हो जाते हैं और वो यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं अब जाता हूँ डेमो की तरफ, हम जाते हैं। डेमो में हमारे जो है क्रिएट अ वीनेट, हम वीनेट बना लेंगे, एक वर्चुअल मशीन बना लेते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को देख लेते हैं, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बना लेते हैं और वीपीएन क्रिएट कर लेते हैं यूजिंग एजूर एडी कनेक्ट वीएम वाया प्राइवेट आईपी ओवर द वीपीएन, और उसको कनेक्ट कर लेते हैं, उस वीएम को कनेक्ट कर लेते हैं ओवर द प्राइवेट आईपी। मैं एजूर की तरफ हम आ जाते हैं और फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है क्रिएट अ वीनेट, तो हम कोई सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं, उसके अंदर फिर हम कोई वीनेट बना लेते हैं। हम ऐसे कर लेते हैं कि ये 30 साइट्स का हमारा है, एक हमारे पास ऑप्शन है, इसमें मैं बना लेता हूँ कोई वीनेट। यहाँ पे मेरे पास वर्चुअल नेटवर्क है, ये वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है। तो ये वर्चुअल नेटवर्क जो है मेरा यूँ समझने की एक नेटवर्क का स्विच है, ये नेटवर्क गेटवे जो है यूँ समझने की मेरा राउटर है। तो ये दो चीज़ें जो है मिलके मेरे इंटरनेट को मुझे रास्ता दे रही है। अब यहाँ पे ये देखें तो ये नेटवर्क इंटरफेस है। नेटवर्क इंटरफेस जो है जैसे कि आपके पीसी में या लैपटॉप में कोई वाईफाई का डिवाइस लगी हुई है या आपके इथरनेट लगाने की जगह है, तो ये वो नेटवर्क इंटरफेस है। तो वो ये वर्चुअल वर्ल्ड में सारा आपके फिजिकल वर्ल्ड की सारी चीजें यहाँ पे लाई गई हैं। मैं वर्चुअल नेटवर्क की तरफ जाता हूँ, मैं क्रिएट कर देता हूँ। दिस साइट्स ऑलरेडी इस रिसोर्स ग्रुप में हम बना रहे हैं, सब्सक्रिप्शन हमारी सेलेक्टेड है। वर्चुअल नेटवर्क नेम इसको हम दे देते हैं कि पेज होस्ट का हम एक बना रहे हैं, और कोड मूवमेंट पेज होस्ट कोड मूवमेंट। अच्छा, मैं इसको फर्दर इसकी सिक्योरिटी देख लेते हैं। नेक्स्ट, ये कनेक्टिविटी के लिए है, ये अलग से इसके पैसे कटेंगे तो हम ज़रूरत नहीं है। एजूर फायरवॉल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल रखते हैं। डीडोस प्रोटेक्शन ओवर द इंटरनेट हमने इनेबल करनी है तो इनेबल कर सकते हैं, नहीं करनी तो नहीं करते हैं। पेड सर्विस है, ये शायद मेरे सब्सक्रिप्शन में इनेबल हो ना हो, लेकिन दैट्स फाइन। आईपी एड्रेस जो है, मैं अगर कोई अपनी तरफ से कोई डिफरेंट आईपी एड्रेस देना चाहूँ 172 का या बाकी कोई, तो वो मैं दे सकता हूँ। यहाँ से कोई चेंज करना हो, 24 करना हो /24, तो वो मैं कर सकता हूँ। ये आईपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं डिफॉल्ट रखता हूँ। ये एक सबनेट भी वो डिफॉल्ट मुझे बना के दे रहा है, ये भी मैं अगर अपने लिहाज से मैंने कोई चेंज करना हो तो चेंज कर सकता हूँ। क्या सिनेरियो हो सकता है मेरे लिहाज से कि
कि मेरा शायद कोई ऑलरेडी इस तरह का बना हो, मैं कोई चाहता हूँ कि दूसरा थोड़ा डिफरेंट हो, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ चेंज। नेक्स्ट टैग्स हैं और प्रीव्यू करके मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब हम वही वर्चुअल मशीन बनाएंगे, लेकिन उस वर्चुअल मशीन में जो पहले हम बना चुके हैं, लेकिन उसमें हम अब उसको बताएंगे कि यार इस वर्चुअल नेटवर्क पे बनाओ। तो ये ऐसा है कि इस स्विच के साथ उसको कनेक्ट करके, इस वर्चुअल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके, इस वर्चुअल नेटवर्क की में से एक आईपी देके उसको हम वीएम को बनाएंगे। टू टू दिस रिसोर्स, ये एक हमारा वर्चुअल नेटवर्क बन गया और ये इसका एड्रेस स्पेस है। इसमें बहुत सारे हम आईपीज कर सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ आईपीज इस सबनेट में आ सकती है। रिसोर्स ग्रुप हमारा लोकेशन, अच्छा ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इसी लोकेशन में आप ये वीनेट से बाकी रिलेटेड जो वर्चुअल मशीन हैं वो बनाएंगे, तो तब आपको ये इस वीनेट के साथ कनेक्ट करने का इसका ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज आपको दो वीनेट आपस में कंबाइन करना है या उस तरह के फिर ऑप्शन करने पड़ेंगे। वीनेट पेयरिंग उसकी तरफ बात चली जाएगी, तो हम इसको सिंपल ही रखेंगे। इसके साथ फर्दर चीज़ें जो थी, डिफेंडर फॉर फायरवॉल या वीनेट पेयरिंग, ये ऑप्शन है। एज़्योर की फायरवॉल है, बाकी चीज़ें हमारे पास हैं। इसके एड्रेस स्पेसेस, कनेक्टेड डिवाइसेस, सबनेट्स, डीडोस प्रोटेक्शन और बाकी डीएनएस सर्वर्स। कोई इंटरनल हमारे कोई डीएनएस सर्वर हमने कोई देना तो वो कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज में सब्सक्रिप्शन आईडी होगी या रिसोर्स आईडी होगी, तो इससे ये वाला रिसोर्स पहचाना जाता है। अगर आपने कोई वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, उसमें इस रिसोर्स आईडी को या इस सब्सक्रिप्शन आईडी को यूज करके आप ने वो वर्चुअल मशीन के साथ ही कनेक्ट करना, तो इस तरह की चीज़ें आप वहाँ से की जा सकती हैं। एपीआई भी यूज की जा सकती हैं ये चीज़ें आपकी। बाकी लॉग्स हैं, अलर्ट्स हैं, टास्क्स हैं। फिर अच्छा, मैं create a VM in the same minute। अच्छा, मैं ये कर लेता हूँ कि रिसोर्स ग्रुप में ऑफिस में जाता हूँ, इस साइट्स में जाता हूँ और यहाँ पे अब मैं एक वर्चुअल मशीन बना लेता हूँ। मैं लिनक्स कर लेता हूँ, कोई सिंपल सा वर्चुअल मशीन बना लेते हैं। अच्छा, मैं इसी इस जगह पे उसके रख रहा हूँ, ईस्ट यूएस में रख रहा हूँ। जो हमारा वीनेट था, आई गेस ईस्ट यूएस में ही था। अवेलेबिलिटी जोन की मुझे ज़रूरत नहीं है। और वीएम का नाम मैं दे देता हूँ कि ये तेज होस्ट वीएम है और ARM बेस नहीं है, ARM इज नॉट सपोर्टेड। ये हार्डवेयर लेवल का है, सही है। ये यूजर नेम और पासवर्ड बेसिस पे मैंने करना है। इसको मैं यूजर नेम कर लेता हूँ। तो इस सेक्शन से अगर आप देखें, हम कई दफ़ा गुजर चुके हैं। अब इस नेटवर्किंग में पॉइंट है कि वो मैंने वीनेट सेलेक्ट करना है जो कि मैंने इसके लिए बनाया है। तो वीनेट का नाम मैंने क्या रखा था, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ यार।
तो तेज होस्ट सीएम। हम्म। ये तेज होस्ट सीएम है, ये सेंट्रल यूएस में। तो मैं यहाँ पे मेरे पास नहीं आ रहा ये। मैं बेसिक में वापस जाता हूँ, ये ईस्ट यूएस है। सेंट्रल यूएस में मैं कर देता हूँ इसको। अच्छा, इसमें हम नेटवर्क की तरफ चले जाते हैं। और तेज होस्ट सीएम ये था ना, इस साइट्स का तेज होस्ट सीएम। तो ये इसका ये नेटवर्क हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसी नेटवर्क से इसको ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाएगी, और एक पब्लिक आईपी भी इसको असाइन कर दी जाए। न्यू पब्लिक आईपी, मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसको पब्लिक आईपी असाइन ना ही करूँ मैं इसको, कि पब्लिकली एक्सेसिबल हो ही ना, लेकिन सिर्फ हमारे जो वीनेट है, और अगर कोई वीपीएन कर लेता है तो तब एक्सेसिबल हो, बाहर से और कोई रास्ता हो ही ना इसका। तो अब हम वही वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम फर्दर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। मैं इसमें बाकी कुछ मैंने चेंजेस नहीं करनी। एसएसएच इसका, अब ये एसएसएच है या बाकी चीजें हैं, तो ये अब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में बन रही है। ये वाली, ये जो हमने यहाँ पे देखा था नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, तो ये उसमें क्योंकि वो हमें फिल्टर की सर्विसेज वो देता है, ट्रैफिक फिल्टर करने की। तो ये उसमें बन रही है कि मेरी सिर्फ ये 3 पोर्ट्स की ट्रैफिक फिल्टर हो इस सर्वर तक, बाकी की ना हो। अब इन 3 ट्रैफिक की 3 पोर्ट्स की ट्रैफिक जो है वो डिपेंड करता है कि इंटरनेट के साथ मेरी है या, तो वो उस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में डिफाइन किया गया होगा कि क्या, किस किस्म की ट्रैफिक जो है वो उसकी फिल्टर की जा रही है। मैनेजमेंट या मॉनिटरिंग, हम बाकी चीज़ें एज इट इज़ करके क्रिएट एंड रिव्यू की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, मैं ये शॉपिंग मैंने कर ली, मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। कोई बता देते कि आपकी पसंद की कोई चीज़ शॉपिंग में ना ऐड की होती तो वो ऐड कर देता हूँ। अच्छा, ये शॉपिंग का बड़ा मजा आता है मुझे, ये कि जो अपने अभी इसमें मेरे अपने पैसे यूज हो रहे हैं, तो इसमें मैं शॉपिंग बड़े ध्यान से करता हूँ। लेकिन जो ऑफिस के लिए शॉपिंग करते हैं उसका बड़ा मजा आता है। तो उसमें जब नया सर्वर की नई कोई मजे की चीज परचेज करते हैं, तो वो अमेजिंग वो स्टेप होता है, वो मजा आता है। कोई नई अ, जो प्लेटफॉर्म एज सर्विस है वो ऐड करते हैं, तो जब खर्चा करते हैं आप, तो उससे आपका जो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका मजबूत होता है। तो एक तो नई चीजों पे काम करने का मजा आता है, दूसरा आपकी रेपुटेशन बढ़ती है। तो नेटवर्क टीम के लिए बहुत जरूरी है, अगर कोई नेटवर्क के बंदे हैं, कि जरूर अपने नेटवर्क के लिए लड़ा करें। आप रिक्वेस्ट किया करें कि आपको अच्छी से अच्छी सर्विस जो है आपको चाहिए, और वो महंगी होगी। अब हम डरते थे कि यार ये टाइम पे कि सर्वर कोई ऑर्डर करना है, और 1 लाख का सर्वर है, 2 लाख का सर्वर है, फिजिकल सर्वर, लेट्स से उसकी एग्जांपल कर देता हूँ। तो कहते थे हम कि यार ये सीईओ हमारे नाराज हो जाएंगे कि यार इतना महंगा सर्वर। उनको नाराज करना है आपने, उनको जरा थोड़ा शॉक देना है आपने, उससे आपकी अहमियत बढ़ेगी। अगर आप सस्ती सी चीज लेके कोई जाके कोई कहीं से कोई थर्ड क्लास कोई डेस्कटॉप लेके उसका आपने सर्वर बना दिया है, और कोई थर्ड क्लास लैपटॉप लेके आपने उसको से काम कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो और वो कहेगा कि ये देखो यार, ये तो तुम्हें कुछ आता ही नहीं है ना, कुछ तुम कुछ कर रहे हो, ये कैसी चीजें हो रही हैं। तो वो आप खुद अपनी चीजें खराब कर रहे होते हैं।
तो बेशक आपको चीज ना मिलनी हो तब भी कोई मसला नहीं है। आप जो ऑर्डर प्लेस करें या रिक्वेस्ट करें वो तगड़ी करें, जो आपके रिक्वायरमेंट चीजें हैं वो जरूर बताया करें। उसमें फिर निगोशिएट करने का आपके पास ऑप्शन होता है। अगर आप स्टार्ट से ही उनको बताएं कि थर्ड क्लास चीज बता दें, तो वो कहते हैं कि नहीं यार ये तो बस सही है, बस ये ले लो, और किसी ऊपर की चीज जो है वो फिर परचेज करने की तरफ जाते ही नहीं। तो फेस किए होंगे, अगर कोई नेटवर्क का बंदा है तो उन्होंने इस तरह की चीजें फेस की होंगी, और परचेजिंग में ये मसले आते हैं। अच्छा, मैंने ये कर लिया है, और मेरी अगर देखें तो इसकी पब्लिक आईपी कोई नहीं है, और इसकी प्राइवेट आईपी जो है मुझे वो नेटवर्किंग में अगर मैं देख लूँ, अच्छा इसकी, अच्छा ये 10.10.10.4 इसकी आईपी आ रही है, और ये यहाँ पे क्यों नहीं आ रही डीएनएस से पब्लिक आईपी, और ये है अच्छा नेटवर्क में। तो इस आईपी तक हमने पहुंचना है किस तरीके से फिर। अब हमने फर्दर क्या करना है कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स को देख लेते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स में ये नेटवर्किंग में ही है, और यहाँ पे ये मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है। अब ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इसको असाइन किया गया है, और 510 आई गेस इसका नाम है। ये मैं किसी और मुख्तलिफ और डिवाइसेस हैं उनको भी असाइन कर सकते हैं, और सबका एक ही जगह से इस तरह के रूल्स मैनेज हों तो ये किया जा सकता है। लेट्स से मैं एक और भी इनबाउंड रूल ऐड कर देता हूँ कि इनबाउंड रूल हो, सोर्स एनी हो, कोई भी बंदा हो, वाया द इंटरनेट आए, जहां से भी आ रहा है, डजेंट मैटर, और पोर्ट रेंज उसका कोई भी हो, वो अपनी कोई भी पोर्ट यूज कर रहा हो, डेस्टिनेशन जो मेरी साइड पे, इस वीएम की साइड पे कोई भी पोर्ट यूज करना चाहे, सर्विस जो है वो मैं कोई दे देता हूँ, वो भी मैं अलाउ कर देता हूँ कि कस्टम कर देता हूँ, और डेस्टिनेशन पोर्ट रेंजेस अलग से मैं उसका और कर देता हूँ कि कोई भी पोर्ट पे आए, कनेक्ट करना चाहे तो आके कनेक्ट कर लो। अब ये मैं ऐड करता हूँ। अब ये ऐड हो गया मेरा, ये रिफ्रेश कहाँ से होगा? हम्म, अच्छा, इसको मैंने क्या कहा कि कोई भी कहीं से भी किसी भी पोर्ट पे आके कनेक्ट होना चाहे तो उसको कनेक्ट करने दो। ये है अलाउ एनी कस्टम इनबाउंड, कोई भी पोर्ट हो, कोई भी प्रोटोकॉल हो, कोई भी सोर्स हो, सोर्स मतलब कहीं से भी कोई डिवाइस है, लैपटॉप है, इंटरनेट की कुछ भी कोई भी चीज़ है, और डेस्टिनेशन भी कोई भी है, जो मेरे इस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं तो उसको आने दो। तो क्या इससे मेरा जो ये वर्चुअल मशीन अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी वो एक्सेसिबल हो जाएगी? क्वेश्चन है चॉकलेट का। मेरी आवाज तो आ रही है ना? चॉकलेट का क्वेश्चन है यार। इमरान हल है, हाँ, और दूसरे नेटवर्क के कौन से थे? हम्म, कोई मसला है अनम्यूट करने में? अनम्यूट किया है, फिर आप फिर म्यूट हो गया आपका, वो शायद बार बार क्लिक किया आपने। लगता है आपको पता है चॉकलेट आप विन करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, तो मैं ज्यादा टाइम इसमें लूंगा नहीं। चॉकलेट आपका मिस हो रहा है, वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि इधर इसको हमने पब्लिक आईपी कोई दी ही नहीं है। पब्लिक एंड पॉइंट अगर उसकी हम मैं बात करूं तो वो है ही नहीं, ये पब्लिक आईपी एड्रेस उसकी। पब्लिक एंड पॉइंट तो हमारे पास किसी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में, वहां पे हमारे पास ऑप्शन होता है, लेकिन ये कि पब्लिक आईपी एड्रेस में अगर इसका कहूँ तो सही है कि इसका पब्लिक आईपी एड्रेस कोई है ही नहीं, इसको कोई बायस एक्सेस कर ही नहीं सकता, इसको इंटरनेट बाहर से कोई नहीं कर सकता। ये इसका अपना इंटरनेट चल रहा होगा, अगर इसको मैं एक्सेस करूं
तो इसका अपना इंटरनेट चल रहा होगा। सही, मैं आगे बढ़ता हूँ। हम थोड़ा बहुत हमने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स का देख लिया, और वर्चुअल नेटवर्क गेटवे को अब बनाते हैं, इसकी तरफ जाते हैं। मैं जाता हूँ अब वापस वहीं पे होम पे आके, सिक्योरिटी ग्रुप में आके मैं अब क्रिएट कर रहा हूँ। रिसोर्स ग्रुप बनाने लग गया है मैं। अच्छा, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ। इमरान, पता था आंसर? बेशक अनम्यूट करना हो तो मल्टीपल बंदे अनम्यूट करने को मसला नहीं। अच्छा, ये है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ, इसके नाम दे रहा हूँ वर्चुअल नेटवर्क गेटवे और गुड मूवमेंट, और VPN है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो एक्सप्रेस रूट वाली ऑप्शन है। मैं अगर उसको सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे फिर कोई प्रोवाइडर जो है उनका सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा, और उनके साथ जो भी ऑप्शन है तो वो करने पड़ेंगे। मैं सिंपल रखता हूँ VPN। VPN करना है मैंने इसको, VPN गेटवे। और दूसरा VPN टाइप है, उसमें रूट बेस्ड है और पॉलिसी बेस्ड है। पॉलिसी बेस्ड जो है वो ज़रा मसले बना सकती है आपके लिए, क्योंकि उसमें जो है स्टैटिकली कुछ चीज़ें डिफाइन की जाती हैं, आईपीज वगैरह। और जो राउट बेस्ड है तो वो उसमें ऑटोमेटिकली कोई नए सर्वर या चीज़ें आप ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें उठा लेता है। तो रूट बेस्ड ही इसको सेलेक्ट किया करें, आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। SKU जो है ये बिलिंग से रिलेटेड है कि आपने कितना करना है। बेसिक है जो वो बिल्कुल ही बेसिक है। मैं ये VPNet गेटवे 1 कर देता हूँ, जिसमें स्पीड और बाकी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो उसकी डिटेल्स आप नेट पे देखना चाहें तो यहाँ से इस लिंक से आप फर्दर देख सकते हैं। जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा हायर स्पीड और उसकी परफॉर्मेंस और बाकी फैसिलिटीज़ उसमें होंगी। बेसिक में जो है कुछ बहुत ही लिमिटेड फैसिलिटीज़ होंगी। जनरेशन 1 जनरेशन 2 ये रिलेटेड है कि जो सॉफ्टवेयर लिखा गया है इस वर्चुअल नेटवर्क गेटवे के लिए, तो उसका वर्जन है। नया इनका कोई वर्जन आएगा तो फिर वो जनरेशन 2 हो जाएगा। उसमें शायद हार्डवेयर भी इनका अपडेट होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिला के जो चीज़ें। वर्चुअल नेटवर्क इसमें मैं कुछ सेलेक्ट करता हूँ तो मैंने VPN गेटवे VNet सेम। अच्छा, मैं ये कर लेता हूँ, और ये मैंने ईस्ट यूएस में नहीं, मैंने सेंट्रल यूएस में। सेंट्रल यूएस में करना है। सेंट्रल यूएस में करना है, और फिर उसका मैंने सेलेक्ट करना है तेज होस्ट कोड, ये वाला था। अच्छा, उसमें भी देखें दो आ रहे हैं। ये दूसरा भी VNet किसी मतलब मैंने बनाया ऑब्वियसली। उसका गेटवे और उसकी रेंज, उसको सबनेट उसने खुद ही कर दिया है। आपको उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई मॉडिफाई करना है कि मुझे 1 पसंद नहीं है 2 करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। मैं डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। और पब्लिक आईपी एड्रेस कोई मेरे पास एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी, कोई आईपी है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, वरना मैं इसको आईपी का नाम दे देता हूँ कि से वर्चुअल नेटवर्क गेटवे और पेज होस्ट। अच्छा, मैं पब्लिक आईपी इसकी यूज अवेलेबिलिटी जोन जो है वो 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्टिव एक्टिव मोड है
इसकी तरफ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव मोड वो ये कहते हैं कि एश्योर कहता है कि यार आप अ, इसको फॉल्ट रिडंडेंट रखें कि ये वीपीएन है, ये अगर लेट्स से एक आपका डाउन हो जाए तो दूसरा संभाल ले, तो हमें इस तरह की कोई सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है। वो बीजीपी जो हमने कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी वाला नहीं है, ये प्रोटोकॉल है एक। तो बीजेपी जो है वो हम यहाँ से उसके ऑप्शन है मुख्तलिफ, वो यहाँ से कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट ही रखा, मैंने चीज़ें लेके जाता हूँ मैं। और अच्छा, अब हम किस सेक्शन में हैं? हम क्रिएट वीपीएन यूजिंग एज्योर एडी, अब इस की तरफ हम जा रहे हैं, ये वाला सेक्शन कर रहे हैं। इसमें ये वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनेगा। ये कभी कभी टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है, तो देखते हैं अगर 1-2 मिनट से ज़्यादा इसने टाइम लिया तो फिर दूसरा ऑलरेडी एक मैंने बनाया है तो उसकी तरफ चले जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन जो, तो इस टाइम पे हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। वर्चुअल नेटवर्क्स का हमने बनाया, एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया और उसके कॉन्सेप्ट को समझा। जिस जोन में हैं आप, जिस रीजन में हैं आप, तो वही आपने सेलेक्ट करना होगा। तो तब आप उस वीनेट को यूज कर सकेंगे। अगर आपने कोई गलती हो गई है, एक एक रीजन में बना लिया, दूसरे में बना लिया, तो फिर आपको वीनेट पीरिंग करनी पड़ेगी, तो फिर वो दो आप वीनेट कनेक्ट कर सकते हैं। सर्विस एंड पॉइंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ, जो आपके प्लेटफॉर्म एज सर्विस है तो उसमें आप यूज कर सकते हैं, अवेलेबल होते हैं। वीपीएन गेटवे जो है वो एक हम बना रहे हैं। एक्सप्रेस रूट का जो है, हम पाकिस्तान में हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं कि इसको ट्राई किया जा सके। होता तब भी ये एक्सपेंसिव है, आपने आईएसपी के साथ बात करनी होती है, पे करना होता है, तब बनता है। नॉलेज थोड़ा बहुत इसकी ज़रूरी है पेपर के लिहाज से। रूट रूट टेबल्स की नॉलेज की इतनी ज़रूरत नहीं है। बीजीपी की नॉलेज की इतनी ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे आपको काम आएगा और इसके बारे में ज़रूर ये नॉलेज आपका होना चाहिए। नेटवर्क वर्चुअल अप्लायंसेस कोई ज़रूरत नहीं है, मुख्तलिफ अप्लायंसेस जो हैं वो आप बना सकते हैं। वीनेट पीरिंग शायद आपको फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन रेयर है इसका भी। अच्छा, ये डिप्लॉय हो रहा है, मैं ऐसे कर लेता हूँ कि तब तक मैं कोई और जो ऑलरेडी मैंने कोई डिप्लॉय किया हो उसका कर लेते हैं। क्वेश्चंस आपकी तरफ से कोई नहीं आ रहे? एक चॉकलेट का क्वेश्चन था, वो भी मिस किया आपने। सब ने म्यूट किया हुआ है और मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा। और ऐसे टाइम में फील ऐसे होता है कि पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही, या समझ आ रही है या नहीं आ रही। स्पेशली जब ऐसे चिप होते हैं तो इसके मतलब मोस्टली ये होता है कि यार ये ज़रा कंफ्यूजिंग है चीज़, ज़रा डिफिकल्ट सी है। सर कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बट ये है कि एक बार दोबारा से अगर वीडियो दोबारा से रिव्यू की जाएगी बैठ के, तो उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो देखना पड़ेगा। अभी वैसे आपने समझाया इसमें तो है, वो समझ में तो आई हैं चीज़ें, पर एक बार खुद करके जब तक नहीं देखेंगे उस वक्त तक थोड़ा सा वो रहता ही है, कॉम्प्लेक्स है क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा। आरती की कॉल है मुझे। हेलो। This conference will now be recorded. अच्छा, हमने सेशन कंप्लीट करना है, आरती साहब की दूसरी प्रेजेंटेशन है, तो मैं इसमें मेरे ख्याल में टाइम लगेगा। मैं ये ऑलरेडी एक बना चुका हूँ तो उसका मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये भी उसी तरह का वर्चुअल नेटवर्क गेटवे एक मैंने बनाया था, और इसका मैं अगर देखूँ पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन में। इसमें मैंने एक आईपी पूल इसको डिफाइन कर दिया। मैं आईपी पूल कोई और हो तो वो भी कर सकता हूँ, कोई भी डिफरेंट आईपी पूल उसको दे सकता हूँ।
और इसमें फिर ये कनेक्टिविटी के लिए आईपी पूल एक उसको चाहिए होता है, और ये प्राइवेट आईपी से हम दे रहे होते हैं, जिसमें 172 है या 192 है या 10.0.0.0 है, उस नेटवर्क से कोई हम दे सकते हैं। और ये बाकी खुद ही अपना हैंडल कर लेता है, हमारे इतने मसला नहीं होता। यहाँ पे मैं प्रोटोकॉल टाइप बता सकता हूँ, जैसे ओपन वीपीएन है, SSTP है, IKEv2 है या और मुख्तलिफ हैं, तो वो हम दे सकते हैं। मैं जो है फिलहाल ये ओपन वीपीएन ही मैं यूज कर रहा हूँ। इसमें एक्टिव डायरेक्टरी है या बाकी मेरे पास सिक्योरिटी के कनेक्ट ऑथेंटिकेशन के ऑप्शंस हैं। एज्योर सर्टिफिकेट किया जा सकता है। एज्योर सर्टिफिकेट में मुझे सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और फिर उस लिहाज से उसको करना पड़ेगा। मैं अगर देखूँ यहाँ पे तो लर्न मोर अबाउट एबी ऑथेंटिकेशन, मैं लेट्स से कोई और सेलेक्ट करता हूँ इसके अलावा एज्योर सर्टिफिकेट वाला, तो उसके रिलेटेड मुझे सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट मेरे लोकल सिस्टम से ही मैंने जनरेट करना होगा और उसके ज़रिए करना होगा। और नेट पे इसके हेल्प अवेलेबल है, मैं वीपीएन की रिलेटेड आप देखेंगे तो मिल जाएगी। मैं सर ये एज्योर सर ये सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए लोकली कोई टूल यूज होता है, मतलब किस तरह से सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं? टूल भी यूज कर सकते हैं। एज्योर की तरफ से आपको पावर शेल के कमांड्स हैं, तो मैं अगर चेक करूं एज्योर VPN गेटवे और इसमें एज्योर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी ये वाया सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन मैंने करना है। तो ये प्रोसेस है उसका, प्रोसीजर है उसका, और यहाँ पे सर्टिफिकेट जनरेट कैसे करना है ये यहाँ पे मेंशन है चीज़ें। और ये सर्टिफिकेट बन के फिर मिल जाता है। अब ये इसका सर्टिफिकेट जनरेट करने का तरीका है, यहाँ पे दिया गया है। ये अपलोड, अच्छा ये अपलोड का है और जनरेट करने का भी। जनरेट क्लाइंट सर्टिफिकेट ये यहाँ पे है। अच्छा विंडोज 12 पावर शेल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, तो वो पावर शेल की इंस्ट्रक्शंस आपको ये मिल जाएगी। थैंक यू सर। नेक्स्ट है या बाकी है तो वो वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे ये जो है ये मैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से मैंने ये इंफॉर्मेशन वहाँ से लेके आया और ये मैंने ऐड किया। ये लर्न मोर अगर मैं करूँ एज्योर एडी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे मुझे फर्दर चीज़ें इसकी मिल जाएंगी। अब ये थोड़ा सा फर्दर आपके लिए कम्प्लिकेट हो रही है चीज़ें, लेकिन चीज़ें हैं थोड़ी सी कम्प्लिकेटेड इसकी, उसमें फर्दर कुछ किया नहीं जा सकता। अच्छा इसमें अगर मैं देखूँ तो ऑथोराइज एप्लीकेशन, ये एक लिंक है, ये मैंने यूज़ करना होगा। इससे मैं जो ये मेथड है ये आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक बटन होता है कि ऑथराइज करने का। ये देखें कि ऑथराइज परमिशंस, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में ये चीज़ें ऑटोमेटिकली मेरे लिए हो जाती हैं। मैं अगर ये तो अभी भी बन रहा है, ये टाइम लेगा, तो मैं यहाँ से एज्योर एडी को देख लेता हूँ, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। और ये जो हमने कमांड मैंने ट्राई की, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये इसका जो फर्दर डिटेल्स हैं कि ये टेनेंट आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, और ये यहाँ पे ये ऑथराइजेशन आपने करनी है कि एज्योर एडी जो है उसमें वीपीएन की एप्लीकेशन जो है उसको आपस में मिला के, मतलब ये कि आप दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, वीपीएन की एप्लीकेशन को, वीपीएन गेटवे को, और एज्योर को, एज्योर एडी को, तो वो इसके ज़रिए जो है वो होती है अलाउ। और हम अगर देखें यहाँ पे एंटरप्राइज एप्लीकेशन, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ जाएगा कि एज्योर वीपीएन जो है वो मैंने सिर्फ सिंपल ये
से मैं आपको अच्छा खासा कम्प्लिकेट कर रहा हूँ, मैं इजाफी चीज़ें बंद कर देता हूँ ताकि तो यहाँ से ये इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप, अलाउ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बस सिर्फ एक ही बटन है, उससे अलाउ जाके ये इधर ऐड हो जाता है। न्यू एप्लीकेशन यहाँ से किए जा सकते हैं, यहाँ से मेथड मुश्किल है, वो इजी है। अच्छा, उसके अलावा मैं अगर देखूँ ये एजूर में वापस में जाऊँ, ये वीडियो होगी आपके पास तो आप बेशक बाद में इसको ट्राई कर सकते हैं। कोई मसला हुआ तो हम इस पे डिस्कशन बाद में कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में मैं आ जाता हूँ। ये टेनेंट आईडी मुझे यहाँ से मिल जाएगी और बाकी जो ये लिंक है ये मैं अगर देखें, ये मैंने लिंक ख़राब किया तो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन खुद ही मिल रहा है, तो वो मुझे गाइड कर रहा है कि यार यहाँ पे ये वाला लिंक और उसके बाद मैंने ये अपनी टेनेंट आईडी यूज़ करनी है। वो टेनेंट आईडी मुझे यहाँ से मिल गई, यही वाली आईडी मैंने यहाँ पे यूज़ की गई। मैं इसको अंडू कर देता हूँ और वो चीज़ें, ये ऑडियंस है, ऑडियंस मुझे मिलेगी जो वीपीएन का हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो यहाँ से मुझे इसकी आईडी मिलेगी। ये एप्लीकेशन आईडी जो है, ये वाली आईडी, तो ये आपके ऑडियंस में आएगी। ये मैं और इसके अलावा इशूअर है, तो इशूअर में भी सिर्फ ये लिंक चेंज हो गया और उसके बाद आपकी एजोर एडी की टेनेंट आईडी यहाँ पे आ गई। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ यह है कि थोड़ा सा तसल्ली से काम करने का है। ये मैंने करके सेव करूंगा, मेरी एजूर का वीपीएन से रिलेटेड चीज़ें मेरी बन जाएंगी। उसके बाद मैं वीपीएन क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, क्लिक करके ये मैंने डाउनलोड कर ली थोड़ी देर पहले। और एजूर वीपीएन जो है वो मैंने क्लाइंट है वो भी मैंने थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया था। वीपीएन क्लाइंट, ये है, यहाँ से मुझे वो डाउनलोड के लिए मिल जाएगा वीपीएन क्लाइंट। This conference will now be अच्छा, recorded. वीपीएन क्लाइंट डाउनलोड करके और मैं आपको वीपीएन क्लाइंट डाउनलोड करके इंस्टॉल्ड है, ये मेरे पास ये है। और इसमें फिर यहाँ पे इंपोर्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो जो यहाँ से मैंने ये डाउनलोड किया था वीपीएन क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, तो ये यहाँ पे एक एक्सएमएल की फाइल होती है, वो मैं इंपोर्ट करूँगा। जैसे कि ये है, ओपन करूँगा तो ये इंपोर्ट हो जाएगी। इंपोर्ट होके मेरा ये वीपीएन का मेरे पास आ गया और इसमें ऑटोमेटिकली मेरी सारी की सारी चीज़ें, हाँ इनफैक्ट इसमें मेरा एडी का लॉगिन पासवर्ड मुझसे पूछेगा। तो अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर हैं, आपके पास एडी का लॉगिन पासवर्ड है, तो आप वो देके कनेक्ट कर सकेंगे फिर। तो मोस्टली ये सिस्टम एडमिन्स का काम है, इमरान हर्ल या बाकी जो सिस्टम एडमिन्स हैं उन्होंने करना होता है। जो डेवलपमेंट टीम है मोस्टली उनको ये क्लाइंट मिल जाता है और आईटी टीम जो है उनको गाइड करके वो कनेक्ट करा देती है। अभी कनेक्ट होके मैं सिंडी करके एसएसएच, टारगेट हमारा क्या था कि उसको हमने एसएसएच करना था। मैं क्विकली एसएसएच कर लेता हूँ, मैं पिंग कर लेता हूँ 10.10.4 नहीं 10.0.0.4 पिंग हो रहा है मेरे पास। अब ये प्राइवेट आईपी है उधर एजूर की, वो पिंग हो रही है मेरे पास। मैं कोई और करूँ 5 करूँ तो मेरे ख्याल में ये पिंग नहीं होगी, क्योंकि एजूर में ये वाली कोई नहीं बनी हुई। मैं एसएसएच करता हूँ कोड मूवमेंट at 10.10.10.0.0.4 मैं एसएसएच कर रहा हूँ इसको। यूजर नेम @IP, पासवर्ड मुझसे मांग रहा है, मैं देता हूँ पासवर्ड इसको। ये मेरा एजूर में जो वर्चुअल मशीन है वो कनेक्ट हो गई
वो वर्चुअल मशीन सिर्फ और सिर्फ अलाउड है कि इस वीपीएन के थ्रू कनेक्ट हो सके, और बाकी इंटरनेट से एक्सेसिबल नहीं है। तो यहीं पे ये सेशन ख़त्म करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो बेशक हम आप व्हाट्सएप रूम में शेयर कर लें, हम नेक्स्ट सेशन से पहले उसको देख लेते हैं, या हम वहाँ पे कॉल भी मुझे कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर, अस्सलाम वालेकुम। Thank you.